बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑन द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी बाय प्लोटाइनस बाय BSc आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है प्लोटाइनस का ये वर्क जिसका नाम है ऑन द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। बेसिकली ये एक फिनोमेना है, एक फ़िलॉसफ़ी है, एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी जो प्लेटो के पर्सपेक्टिव से कंट्रास्ट करती है। प्लेटो का एक पर्सपेक्टिव था कि जो आर्टिस्ट होता है वो इमिटेशन करता है, और जब वो इमिटेशन करता है तो वो आर्ट प्रोड्यूस करता है। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना, यानी कि प्लेटो का कॉन्सेप्ट ये था, प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी ये थी कि जब भी कोई आर्टिस्ट को लैंडस्केप की पिक्चर बनाता है तो बेसिकली वो उसको कॉपी पेस्ट कर रहा होता है। तो प्लेटो का जो ये पर्सपेक्टिव है, इसको प्लोटाइनस जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं, वो काउंटर करते हैं, और जिस वर्क के अंदर वो काउंटर करते हैं उसका नाम है ऑन द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। आज की इस वीडियो के अंदर हमने प्लोटाइनस को देखना है कि वो कौन थे, और नियो प्लेटोनिक जो एरा है वो कौन सा एरा है, और इस वर्क के अंदर वो और कौन कौन सी चीज़ों को बयान करते हैं। प्लोटाइनस एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिलोसफिकल फिगर थे 3rd सेंचुरी AD की, और उन्होंने अपनी टीचिंग के ज़रिए एक मूवमेंट स्टार्ट की, एक एज स्टार्ट की जिसको नियो प्लेटोनिक एज कहा जाता है। अब इसको प्लेटोनिक एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर प्लोटाइनस ने अपनी ही फिलॉसफीज़ दी थी, और डिफरेंट ग्रीक और रोमन फिलोसोफर के वर्क को वो या तो अप्रिशिएट किया था या उस पर क्रिटिसिज्म किया था, और क्रिटिसिज्म भी हेल्दी क्रिटिसिज्म किया था। और उनका ये जो फ़िलॉसफ़ी और ये जो मूवमेंट रही है, ये 205 से लेकर 270 AD तक के टाइम पीरियड के अंदर रही है, और आज के टाइम पीरियड के अंदर भी इनके वर्क को हम पढ़ रहे हैं और पेपर में इनसे रिलेटेड सवाल भी आ जाते हैं। तो क्या है ये फ़िलॉसफ़ी? मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्लेटो जो थे उन्होंने ये अर्ज की थी, उन्होंने ये थ्योरी पेश की थी कि जो कोई भी आर्ट होता है उसको हम बेसिकली इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं, और उसको हम प्रोड्यूस करते हैं, रियलिटी के अंदर लेके आते हैं, यानी कि हम आर्टिस्ट या हम कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन प्लोटाइनस का ये बिलीव है कि ऐसा नहीं है। दो दुनियाएं होती हैं, दो राइल्म हैं, दो वर्ल्ड हैं, दो प्लेसेस हैं। एक आइडियल प्लेस है जिसका हम ख्याल कर सकते हैं, जो परफेक्ट है, जिसके अंदर हर सच मिलता है, रीज़न है, और उसके अंदर हर चीज़ प्योर फॉर्म में मौजूद है। और एक हमारी दुनिया है, यहाँ की दुनिया है। इस दुनिया के अंदर हर चीज़ उस दुनिया की कॉपी करने के लिए या उस दुनिया जैसी बनाने की कोशिश की जाती है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझाती हूँ कि ये किस बारे में एक्चुअली बात कर रहे हैं। अगर हम फर्दर इसके अंदर देखें, ये जो इनका वर्क है, ये जो इनकी फ़िलॉसफी है, स्टार्ट कैसी होती है, तो प्लोटाइनस सबसे पहले वन का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि एक सोर्स मौजूद है, यानी कि एक नुक्ता मौजूद है। बेसिकली वो नुक्ते का जिक्र करते हैं, और एक वन यानी कि एक सिंगल पॉइंट का जिक्र करते हैं जहाँ से तमाम चीज़ें निकल रही होती हैं। आप इसको सेंटर भी समझ सकते हैं वन को, और इससे मुसलसल कोसेंट्रिक सर्कल्स निकल रहे हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। यहाँ पे ये सर्कल मौजूद है जिसके अंदर ये सेंटर का जो पॉइंट है इसको वो वन कंसीडर करते हैं, और इसकी ये जो कोसेंट्रिक सर्कल्स निकल रहे हैं उसको वो कहते हैं कि जैसे जैसे ये कोसेंट्रिक सर्कल दूर जाते जाते हैं, जो चीज़ है वो हमारी बनती जाती है, और जैसे जैसे सर्कल के हम करीब आते जाते हैं तो हम वन के करीब आते जाते हैं, जो आइडियल वर्ल्ड है उसके करीब आते जाते हैं, और हमारी जो प्रोडक्ट है, ये जो हमने आर्ट के थ्रू चीज़ प्रोड्यूस की है, वो उतनी ही हाई क्वालिटी की होती जाती है। यानी कि जितनी वो सेंटर से करीब होगी उतनी हाई क्वालिटी की होगी, और जितनी वो सेंटर से दूर जाएगी उतनी उसकी क्वालिटी जो है वो हल्की होती जाएगी। और इस सेंटर के अंदर कौन मौजूद है? इस सेंटर के अंदर वन मौजूद है। जैसे कि हमारे रिलीजन के अंदर अल्लाह ताला जो हैं वो वन हैं, जो तमाम चीज़ों को क्रिएटर हैं और तमाम चीज़ों को क्रिएट करते हैं। जितनी चीज़ अल्लाह ताला से करीब होती जाएगी वो खूबसूरत होती जाएगी। सेम मुख्तलिफ रिलीजन के अंदर मुख्तलिफ उनके गॉड हैं, और उनका गॉड ही वन होता है, और उसके करीब जितनी चीज़ें होती जाती हैं आप उसको खूबसूरत समझते जाते हैं, और जैसी जैसी चीज़ें उससे दूर होती जाती हैं आप उसको कह लें कि वो अगली होती चली जाती हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि ये जो वन और ब्यूटी है ना, इन दोनों का दोनों क्लोजली अलाइन करते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि जो ब्यूटी है वो जो अल्टीमेट सोर्स हमारा वन है उससे लिंक्ड है, उससे बेसिक ब्यूटी इमर्ज होती है। फर्दर वो ये कहते हैं कि मैं किसी सिमेट्री का जिक्र नहीं कर रहा, जैसे कि कोई चीज़ तरतीब में मौजूद होगी वो तभी खूबसूरत होगी,
बेतरतीबी चीज़ें भी खूबसूरत हो सकती हैं। सिमेट्री का यहाँ जिक्र नहीं कर रहे, यहाँ वो वन से क्लोजनेस का जिक्र कर रहे हैं कि जो वन सोर्स है, जो पावर है, जो मेन सोर्स ऑफ पावर, फंडामेंटल सोर्स है, उससे जितना हम करीब होते जाएंगे हमारी चीज़ उतनी ब्यूटीफुल होती जाएगी। फिर वो आर्टिस्ट के बारे में जिक्र करते हैं कि आर्टिस्ट ना कोई कॉपी करने वाला या इमिट करने वाला बंदा नहीं है, बल्कि आर्टिस्ट क्रिएटर है। आर्टिस्ट रॉ मटेरियल को दोबारा से शेप देता है, रीशेप करता है और उसके अंदर से कोई भी खूबसूरत सी चीज़ निकालता है। तो ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं होता, ये नोवेलिटी है। प्लोटोनियस यहाँ पे कहते हैं कि एक आर्टिस्ट इससे साबित होता है कि वो क्रिएटर है और अपने अंदर क्रिएटिव पावर रखता है, अपने अंदर क्रिएटिव फोर्स रखता है, जो कि उसको करीब करती है वन के। फर्दर वो बताते हैं कि आर्टिस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ आर्ट मौजूद होती है। वो कहते हैं कि एक जो ब्यूटी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर बनाई जा सकती है, यानी कि आपके पास मिट्टी का ढेला पड़ा हो या मिट्टी का आपके पास कोई मिट्टी पड़ी है, आपने उसमें पानी डाला, उसको गूंदा और उससे स्कल्पचर बना दिया। तो मिट्टी एक आम मटेरियल था, लेकिन ड्यू टू माय फोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ आर्ट मैंने उसको चेंज कर दिया स्कल्पचर के अंदर। और ये प्रोसेस आर्टिस्ट जब करते हैं तो वो ये साबित करते हैं कि वो भी क्रिएटर है और उनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ आर्ट मौजूद है। वो किसी भी मटेरियल को अपनी क्वालिटीज़ की मदद से, आम सी चीज़ को एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ बना सकते हैं, हाई वैल्यू हाई मेरिट की। फिर वो बताते हैं कि यूनिटी इन आर्टिस्टिक ब्यूटी। फर्दर प्लोटोनियस जो हैं इस बात पे फोर्स करते हैं कि यूनिटी होनी चाहिए ब्यूटी के अंदर। उनको ये बिलीव है कि जब चीज़ें हार्मोनियस होती हैं, जब पार्ट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जैसे कि पजल के अंदर जब एक पार्ट, एक टेढ़ा मेढ़ा पार्ट दूसरे टेढ़े मेढ़े पार्ट से जुड़ता चला जाता है तो वो एक सिमेट्री बनाता है, वो यूनिटी को शो करता है। जब यूनिटी होती है तो आर्ट बहुत ही खूबसूरत पैदा होता है, यानी कि आपका वो आर्ट जो कि यूनिटी रखता होगा। अब यूनिटी ये नहीं, यूनिटी से मुराद है कि एक पुर्जा दूसरे पुर्जे में फिट होना। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास मिट्टी मौजूद है और हम मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं तब भी हम स्कल्पचर नहीं बना सकते। हमें एक ख़ास मिकदार में पानी डालना होगा, उसको एक ख़ास ही टाइम पीरियड के अंदर गूंदना होगा, ख़ास टाइम पीरियड के अंदर हमने उसका स्कल्पचर तैयार करना है, वरना जो ब्यूटी है वो हमें मिल नहीं पाएगी, वरना हमारा आर्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो चीज़ों का हारमोनियस होना, एक दूसरे से लाई करना, आर्ट का एक दूसरे से मिलना, यूनिटी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो कहते हैं कि आर्ट एज अ व्हीकल फॉर इंसाइट। जो आर्ट है वो इंसान के दिमाग की डीपर थॉट्स को इम्बॉडी करता है, उसको एक शेप देता है। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कोई देख ही नहीं सकता। आर्टिस्ट एक क्रिएटर है, उसके माइंड के अंदर हजारों फिनोमेना चल रहे हैं, क्या आप उसे देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप उसको स्पिरिचुअली फील कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आर्टिस्ट इसको एक्सप्रेस करता है किसी भी चीज़ के थ्रू और वो अपना आर्ट प्रोड्यूस करता है, वो वन चीज़ बनाता है, तो फिर आपको उसकी इंसाइट, उसके माइंड की ब्यूटी नज़र आती है। फिर आर्ट ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को वो फर्दर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इसकी एक एग्जांपल वो यही देते हैं कि आपके पास रॉ स्टोन मौजूद है, एक पत्थर मौजूद है, पत्थर को पीट पीट के उस पर आप ठोकरें लगा लगा के उसको एक स्कल्पचर बनाते हैं, उसको एक मूर्ति बनाते हैं। तो आपका ये जो आइडिया है ये आपके माइंड से आया है और आपने जब इसको यूनिटी के साथ सारे फैक्टर्स को मिलाया और इसको एक स्कल्पचर बनाया तो ये एक बहुत ही खूबसूरत आपके माइंड का आइडिया वजूद में आ गया। और जितना आपका वजूद खुदा से या उस वन या सोर्स ऑफ पावर से करीब होगा, उतना खूबसूरत आपका स्कल्पचर जो है वो बन जाएगा, उतनी खूबसूरत आपकी थॉट्स जो हैं वो रियल वर्ल्ड के अंदर आएंगी नज़र। आप फर्दर प्लोटोनियस जो हैं वो आपको बताते हैं कि जो एक आर्टिस्ट है, जब वो उसको कोई भी रॉ मटेरियल दे दो, उसको पेंट दे दो, यानी कि मुख्तलिफ तरह के आप उसको रंग दे दें, वो रंगों को मिलाएगा, एक पेंटिंग बनाएगा, ख़ास स्ट्रोक्स देगा, उसके बाद उसमें उसके इमोशन, थॉट और स्किल्स सारी चीज़ें लगेंगी। साथ वो यूनिटी भी यूज़ करेगा, अपनी माइंड और अपनी फीलिंग्स को यूज़ करेगा। फिर जो उसका वर्क प्रोड्यूस होगा वो परफेक्ट होगा। और ये चीज़ उसको डिस्क्राइब करती है कि उसके अंदर वो वननेस मौजूद है। वननेस क्या है? क्रिएटिव पावर, जो ट्रांसफॉर्मेटिव आर्ट पावर है, जो कि वन है या सेंटर है। और वो जितना हम सेंटर के करीब होते जाएंगे, वन के करीब होते जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को इंक्रीज करते जाएंगे, उतना ब्यूटीफुल हमारी प्रोडक्ट बनेगी। और यही वो बात है जो प्लेटो से इख्तलाफ करती है। प्लेटो कहता था
کہ آرٹسٹ صرف کاپی کرتے ہیں، امیٹ کرتے ہیں، دے آر ناٹ بیسیکلی کریٹرز، وہ کاپسٹ ہیں. لیکن پلوٹینیس کہتا ہے نہیں، آرٹسٹ کریٹر ہے. اب کریٹر کو ہی وہ ون کہتا ہے. ون ہم ایک میجر سورس اللہ تعالیٰ بھی لے سکتے ہیں، ون ہم میجر سورس ایک آرٹسٹ بھی لے سکتے ہیں، اور جس کے اندر کریٹیو ٹرانسفارمیٹیو پاور موجود ہے، اور وہ ڈفرینٹ طریقے سے اپنے مائنڈ کو ورک کر کے ایک ٹروتھ یا بیوٹی کو پروڈیوس کر سکتا ہے. فردر وہ نیو پلیٹونک آئیڈیا کا ذکر کرتے ہیں. نیو پلیٹونک آئیڈیا کیا ہے، کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دو پلیسز ہیں. ایک آئیڈیل پلیس ہے جس کو ہم دیئر کہتے ہیں، اور ایک ہمارا ورلڈ ہے، ہمارا ریئل ورلڈ ہے جس کو ہم ہیئر کہتے ہیں. یعنی کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی یا ہمارے خداؤں کی دنیا ہے جو پرفیکٹ ہے ہم اس کو دیئر کہتے ہیں، اور جو ہماری اصل زندگی جس میں ہم اب جی رہے ہیں ہم اس کو ہیئر کہتے ہیں. یہ ساری باتیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے ذکر کر رہی ہوں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب ہم جتنی بھی چیزیں یہاں پہ بناتے ہیں ہم بیسیکلی دوسرے مائنڈ کا دیر کا سوچ کے بناتے ہیں. ہم ان دونوں ورلڈ کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں آرٹ کے. پلوٹینیس کہتے ہیں کہ یہ جو آرٹ ہے نا بیسیکلی یہ برج ہے ان دونوں دنیاؤں کے درمیان میں. یہ دیر کے ورلڈ کو ہیئر کے ورلڈ سے کنیکٹ کرتا ہے. یعنی کہ یہ خدائی چیزوں کو انسانی چیزوں سے کنیکٹ کرتا ہے، اور یہی چیز ان کو بیوٹیفل بھی بناتی ہے، ان کے اندر بیوٹی ایڈ کرتی ہے. پلوٹینیس فردر کہتے ہیں کہ آرٹسٹ کے اندر وزڈم موجود ہوتا ہے. وہ صرف چیزوں کو کاپی نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس کے اندر عقل و شعور موجود ہوتا ہے. اس کے اندر خدا داد طاقت موجود ہے، خدا کی دی ہوئی طاقت موجود ہے، خدا کا دیا ہوا علم موجود ہے، جس کو وہ یوز کر کے کریٹ کرتا ہے کوئی بھی چیز کو، یا پھر یوں کہہ لیں اپنے آرٹ کے تھرو برج بناتا ہے دیر کے ورلڈ میں ہیئر کے ورلڈ سے. اور جتنا وہ وزڈم کے کلوز ہوتا جائے گا اتنا اس کا آرٹ جو ہے وہ ریفائنڈ ہوتا جائے گا. پلوٹینیس بیوٹی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بیوٹی کیا ہے، ون کیا ہے، کریٹر کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم سب کو خدا نے بنایا ہے اور خدا خوبصورت ہے. تو خوبصورت کی چیزیں بنائی ہوئی بھی خوبصورت ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر بنانے والا خوبصورت ہے تو وہ آبویسلی خوبصورت چیزوں کو بنائے گا. پھر وہ فردر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی اس نے خوبصورتی ڈالی ہے. یعنی کہ وہ خدا جو خوبصورت تھا اس نے خوبصورت چیزیں ہی بنائی، اور پھر ہمیں جب بنایا تو ہمارے اندر بھی جو چیزیں رکھی وہ خوبصورت رکھی تاکہ ہم بھی خوبصورت چیزوں کو جنم دے سکیں. فردر پلوٹینیس بتاتے ہیں کہ جو عقل و شعور، جو دانائی ہے، جو وزڈم ہے نا، وہ ڈیوائن ہے. ڈیوائن سے مراد یعنی کہ خدا داد چیز ہے. یعنی کہ عقل و شعور خدا دیتا ہے، عقل کے اندر بات خدا ڈالتا ہے، اور وہ بات بھی سمجھنے کے لیے انسان میں جو پن پوائنٹ ہے یا جو عقل ہے وہ خدا ڈالتا ہے. یعنی کہ بیرونی چیزیں، آرٹسٹک چیزیں، جو دوسری دنیا کی چیزیں ہیں یا بیوٹیفل چیزیں، ان کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کو دانائی چاہیے، اور وہ دانائی بھی خدا ہی دماغ میں ڈالتا ہے. فردر پلوٹینیس اس کو اور ایکسپلین کرتے ہیں دیر کے ورلڈ کو. وہ کہتے ہیں پلیٹو کا جیسے آئیڈیل ورلڈ تھا نا، جو ہماری ڈریمز ہیں، گولز ہیں، ڈیزائر ہیں، آئیڈیل ورلڈ ہمارا وہ دیر ہے. اس کو وہ لفظ دیر سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور پھر اس کے اپوزٹ ہیئر ہے، ہمارا ورلڈ ہے جس کے اندر ہم جی رہے ہیں، اور ہم ہر چیز آئیڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم کر نہیں پا رہے کیونکہ یہ ریئل ورلڈ ہے. پلوٹینیس اور پلیٹو دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں. پلوٹینیس جو بات کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن پلیٹو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ورلڈ ہے، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، وہ بیسیکلی ایک کاپی آف پرفیکٹ آئیڈیل ورلڈ ہے. لیکن پلوٹینیس کہتے ہیں کہ ایسا ضرور ہے کہ آئیڈیل ورلڈ موجود ہے، یعنی کہ دیر موجود ہے، لیکن ہمارا جو ورلڈ ہے وہ اس کی کاپی نہیں ہے بلکہ اس کی ایک آرٹسٹک برانچ ہے، اس کی ایک سب فیلڈ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، ایک بڑی دنیا کا چھوٹا سا حصہ ہمارا ورلڈ ہے. امید ہے کہ آپ کو ان کی یہ فلسفی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ ویڈیوز جن کے بھی سامنے آتی ہیں، آپ کائنڈلی اس ویڈیو کو ایک بار ضرور سن لیا کریں، تاکہ اگر آپ کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام تیار کر رہے ہیں یا پھر فیوچر میں آپ نے کبھی کمپیٹیٹیو ایگزام دینا ہے تو آپ کے مائنڈ میں ان چیزوں کی چھوٹی سی بیس بنی ہوئی ہو. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو فار لائکنگ. ٹیک کیئر ٹل دی نیکسٹ ویڈیو.